और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर जारी समाअत एक बार फिर मुलतवी हुई है। कल दोपहर 2:30 बजे तक समाअत मुलतवी हुई है। आज हिजाब के लिए दाखिल की गई अर्जियों पर जिरह हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर वकील रहमतुल्लाह कोतवाल, दिल्ली से आए सीनियर वकील एएम डार, एडवोकेट विनोद कुलकर्णी ने जिरह में हिस्सा लिया। एएम डार की अर्जी को नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। दोबारा अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगे जाने के बाद अदालत ने जरूरी मालूमात के साथ दोबारा अर्जी दाखिल करने के लिए एडवोकेट ए डार को इजाजत दी। प्रभु कुलकर्णी ने अपनी जिरह के दौरान कम अज कम जुमे के दिन और रमजान के महीने में तालिबात को हिजाब पहनने के लिए इजाजत देने की अदालत से दरख्वास्त की। अदालत ने कल दोपहर तक समाअत मुलतवी की है। कल हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल प्रभु लंगानाडुगी जिरह करेंगे। कर्नाटक में आज भी कई मकामात पर हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया। बेलगाम में हिजाब की हिमायत में कॉलेज के बाहर खड़े 6 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिजाब के लिए इजाजत न मिलने का सबब कई लड़कियां आज भी अपने घर लौटी। बेंगलुरु में मुस्लिम लीडरों ने इस मसले पर रियासत के वजीर तालीम से मुलाकात की। कर्नाटक के कई कॉलेजों, हाई स्कूलों के बाहर हिजाब के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज से रियासत के शिमोगा जिला के 3 पीयू कॉलेज दोबारा खुले। यहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान तलबा कॉलेज कैंपस में दाखिल हुए। शिमोगा के बापूजी नगर की पीयू कॉलेज में भगवा झंडा लहराने का वाकया पेश आया था। बापूजी नगर की पीयू कॉलेज, मीनाक्षी नगर की पीयू कॉलेज और सागर शहर की पीयू कॉलेज में पिछले हफ्ते पथराव और कशीदगी के वाकयात पेश आए थे। अब पुलिस के बंदोबस्त के दरमियान इन तीनों कॉलेजों में क्लासेस शुरू हुए हैं। बेलगाम के विजय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल देखने को मिला। यहाँ जेर तालीम मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की इजाजत न दिए जाने के बाद चंद नौजवान कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए। कॉलेज के प्रिंसिपल पुलिस के साथ नौजवान हिजाब की हिमायत में बहस करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक नौजवान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 नौजवानों को हिरासत में लिया। यादगिरी, शिमोगा, टुमकुर, पुत्तूर और कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। यादगिरी की न्यू कन्नड़ा पीयू कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के लिए एहतजाज किया। दावनगेरे, विजयपुर और चंद दीगर शहरों में हिजाब पहनकर आई लड़कियां थोड़ी देर तक कॉलेज के बाहर रुकीं और वापस अपने अपने घर लौट गईं। इस दौरान आज बेंगलुरु में मुस्लिम एमएलएज ने रियासत के वजीर तालीम बीसी नागेश से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। हाईकोर्ट के अबूरी हुक्मनामे को गलत तरीके से नाफिज किए जाने की शिकायत पेश की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। और खबर भोपाल से। भोपाल के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए हिजाब और मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान का भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने जवाब दिया है। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा को न तो आईन की वाकफियत है और न ही उन्होंने कभी हिंदू धर्म ग्रंथों का मुताला किया है। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने साध्वी प्रज्ञा की ऋग्वेद जिल्द 2 के 8वें बाब को पढ़ने का मशवरा देते हुए मुसलमानों से माफी मांगने का मुतालबा किया। आरिफ मसूद का कहना है कि ऋग्वेद में औरतों के लिबास और पर्दे को लेकर वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जिसे इन सभी लोगों को पढ़ने की जरूरत है जो हिजाब की मुखालिफत कर रहे हैं। आज मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिसका उदाहरण वो दे रही हैं और जो वो धर्म को मानती हैं, उस धर्म के ऋग्वेद के 2 खंड में 8 में साफ स्त्रियों का पहनावे के लेके, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहनावे को लेकर ही दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि साध्वी जी खुद संत भी हैं और संत घराने से बताती हैं अपने आप को कि हम संत हैं। तो अगर वो संत हैं तो उनको ये ऋग्वेद का जो मैं भाग बता रहा हूँ, इनको अंदाज़ा होगा कि इसको ऋग्वेद के 2 उसमें 8 में एक बार वो पढ़ लें। उसमें बड़ा स्पष्ट है कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। उसमें बड़ा साफ कहा है कि महिला इस तरह के आचरण करे कि जिससे दूसरों में कोई ऐसी स्तर न पैदा हो। तो मैं उनसे फिर अनुरोध करूँगा कि वो किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करने से पहले
कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर बरपा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी, समाजी और मिली दानिशवर मानते हैं कि सियासी मफाद हासिल करने के लिए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश अब बेकार है। जिन रियासतों में इलेक्शन है वहां भी इस गैर जरूरी बहस का कोई असर नजर नहीं आ रहा है कि ये हिजाब का जो मामला है ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये बेसिकली कल्चरल इशू है, ये एक सांस्कृतिक मामला है। हम कैसे जीते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, इसका सियासत से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी रवायतें हिंदुओं की हों या मुसलमानों की हों सदियों पुरानी हैं और उन सदियों पुरानी रिवायतों को वो अच्छी हैं बुरी हैं ये तो अलग, ये तो समाज फैसला करेगा। सियासत को कोई हक नहीं है फैसला करने का। सियासतदान तो सिर्फ इसको इशू बनाकर डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, कल को कुछ और आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो फूट डालो राज करो की जो नीति है ना अंग्रेज़ों वाली, ये उसी के ही सरबराह हैं आज के सियासतदान। खुद अंदाज ये हो रहा था कि इलेक्शन क्योंकि हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, दोनों राउंड में बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं और आगे और भी ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं जितने भी राउंड्स होंगे, तो लिहाजा वो कोई ना कोई ऐसा रंग लाना चाहते हैं मगर वो चल नहीं पा रहा उनका रंग। ये लोगों को गलतफहमी है कि हिजाब से मुस्लिम्स का ही है, तो मैं समझता हूँ कि ना इसका कोई असर होगा ना कुछ होगा। ये कम्युनल एजेंडा है और ये बात कई लोगों ने कही थी कि ये कोई ना कोई लाएंगे ज़रूर, जब क्योंकि पिट रहे हैं बुरी तरह से, हर जगह पिटाई हो रही है। ये जो पॉलिटिकल लोग इसको मसले को उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे उनको कोई फायदा पहुंचेगा नहीं। आज मुसलमान लड़कियों पर ये मसला उठाया जा रहा है, तो अगर आज ये मुसलमान लड़कियों पर उठाया जा रहा है तो कल को सिखों के ऊपर भी उठाया जा सकता है। सिख जो है वो पगड़ी बांध के आते हैं, उनकी दाढ़ी रखी रहती, क्योंकि उनका भी मसले के अंदर उनके इस बात को इजाज़त दी गई कि पगड़ी बांधे और वो दाढ़ी रखे और यहाँ तक के तलवार अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा आप गैर मुस्लिमों में देखिएगा वो लोग तिलक लगाते हैं और चोटी रखते हैं। क्या आप उनको मना कर देंगे कि चोटी आप ना रखिए? क्या आप मना कर देंगे कि आप तिलक ना लगाइए? तो मैं तो इसलिए ये हिजाब के मसले को जो इन्होंने पॉलिटिकल बनाकर उछाला जा रहा है, शरीयत के खिलाफ कोई बात की जा रही है और इसमें खासतौर से मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते, कर्नाटक हिजाब तनाज़े के मामले में बहादुरी की मिसाल पेश करने वाली बीबी मुस्कान खान को एजाज़ देते हुए मालेगांव शहर में रियासती हुकूमत के फंड से तामीर उर्दू घर को मुस्कान खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने गुज़श्ता दिनों किया था। आज जुमेरात को हुई महाना जनरल बोर्ड मीटिंग में इसकी तजवीज़ पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। वहीं इस तजवीज़ की मुखालफत बीजेपी के कॉरपोरेटरों ने की है। वहीं शिवसेना इस मामले पर गैर जानिबदार रही और जनता दल सेकुलर की कॉरपोरेटर शान हिंद और कॉरपोरेटर अतीक कमाल ने इस नाम की मुखालफत की। मुखालफत के बावजूद मेयर ताहिरा शेख रशीद ने ऑनलाइन मुनक़दा महाना जनरल बोर्ड मीटिंग में इत्तेफाक राय तजवीज़ को मंजूरी दी थी। उर्दू घर को जो मुस्कान खान का नाम देने की तजवीज़ लाई गई है वो उसकी बहादुरी की हौसला अफजाई के लिए लाई गई। अगर इस तरीके का काम कोई मेरी हिंदू बेटी या बहन भी करती तो हमने जो आज उर्दू घर को मुस्कान खान का नाम दिया है, जो तजवीज़ को मंजूर किया है, ये बिल्कुल उसकी सराहना के लिए किया गया है और ये आज मंजूर हो गया। मुस्कान खान का नाम उर्दू घर को आज दिया जा चुका है, ये तजवीज़ मंजूर हो चुकी है जनरल बोर्ड की महासभा में। आज आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने ये तजवीज़ मंजूर हो गई है और अभी अनकरीब हम उस इमारत पे मुस्कान खान का नाम लिखकर एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड। इब्न सीना एकेडमी की जानिब से दिल्ली में एक एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में अरबी ज़ुबान और अदब से वाबस्ता प्रोफेसरों को एजाज़ से नवाजा गया। ये तकरीब गालिब इंस्टीट्यूट की इमारत ऐवान गालिब में पुरवकार अंदाज में मुनक़िद की गई। अरबी ज़ुबान के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के अरबी पढ़ाने वाले और सबकदोश हो चुके प्रोफेसरों ने शिरकत की। इस मौके पर इब्न सीना अकेडमी के सदर प्रोफेसर जिल्लुर रहमान और दीगर शख्सियात ने बताया कि बड़े अरब ममालिक के बाद हिंदुस्तान में अरबी ज़ुबान और अदब पर खासा काम हुआ है। इसके अलावा पूरे मुल्क में अरबी ज़ुबान पढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए शोबे मुकर्रर किया है, यहाँ पर एक शोबा, तो उसमें अरबी पढ़ाई जाती है ताकि यहाँ से जो लोग सिफारती फ़राइज़ अंजाम दें अरब ममालिक में तो वो
अरबी से वाकिफ़ हों। तो उसमें बहुत से गैर मुस्लिम भी और मुस्लिम भी अरबी ज़बान पढ़ते हैं ताकि वो उन मुल्कों में जाकर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करें। तो अरबी तो एक ज़िंदा ज़बान है और बड़ी अहम ज़बान है, और इसलिए उसके पढ़ने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तकरीबन सारे ही मुल्कों के अंदर हैं। तो यहाँ भी हिंदुस्तान में अरबी करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में उसका डिपार्टमेंट है। देखिए, इब्न सीना एकेडमी सन 2000 में अलीगढ़ में क़ायम की गई थी। शुरू में इसमें सिर्फ लाइब्रेरी थी, तो इस वक्त उस लाइब्रेरी में 35,000 किताबें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है कि जहाँ पर अरबी ज़बान और अदब की तालीम सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पर अरबी ज़बान और अदब के उलमा, उदबा, शुआरा बहुत बड़ी तादाद में पैदा हुए और बड़े बड़े नामवर उलमा और शुआरा इस मुल्क ने अरबी ज़बान और अदब को दिए। सैकड़ों बरस से हिंदुस्तान जो है वो अरबी ज़बान और अदब की खिदमत करता रहा है, हिंदुस्तान के उलमा, हिंदुस्तान के उदबा और हिंदुस्तान के शुआरा। और ये भी आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान के सिर्फ मुस्लिम उलमा ही नहीं रहे इसमें, बल्कि गैर मुस्लिम लोग भी इसमें शरीक थे। मेरे ख़्याल में ये नए तदरीस के तरीक़ेकार के जितने भी तकाज़े हैं वो सब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उन पर तजर्बा हो रहा है और नए नए तरीक़े आज़माए जा रहे हैं और इस पर मुस्तकिल वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते रहते हैं, ये देखने के लिए कि नए दौर के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक तदरीस के तरीक़ों में क्या क्या तब्दीली की जा सकती है। तो इस पे मेरे ख़्याल में बहुत अच्छे तजर्बे हो रहे हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बहुत अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं और उन तरीक़ों को आज़माया जा रहा है। और इस ज़माने में जो अरब ममालिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ख़ास तौर से कोरोना के ज़माने में वहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं और नामवर अदीब हैं उनसे जो कांटेक्ट है और जो राबिता है वो काफ़ी बढ़ गया है ऑनलाइन मोड में। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश से हज 2022 के लिए 3,624 आज़मीन हज ने फॉर्म दाखिल किए हैं। हज 2022 के लिए पहले 31 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। उस वक्त तक मध्य प्रदेश से 2800 आज़मीन हज ने फॉर्म दाखिल किए थे। फॉर्म भरने की तारीख में 15 दिन की तौसी किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की तादाद में 900 आज़मीन हज का इजाफा दर्ज किया गया है। हज कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी यासिर अरफात का कहना है कि कमेटी को हज कोटा अलॉट होने और मरकजी हज कमेटी की हिदायत के बाद आज़मीन हज के लिए क़ुरा अंदाजी की जाएगी। ये भी 3,624 फॉर्म तकरीबन हो गए हैं और कुछ फॉर्म्स पेंडिंग हैं, तो वो भी एक यानी जैसे ही अपडेट हो जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तकरीबन 100-150 फॉर्म और हो जाएंगे, तो तकरीबन लगभग 4,000 फॉर्म इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन आती है इससे मुताल्लिक़, हज के कोटे से मुताल्लिक़, तो उस पर यानी उनके निर्देश अनुसार कार्रवाई करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हजारों तलबा ने सालाना इम्तिहानात का बायकॉट कर दिया। एहतजाजी तलबा ने रजिस्ट्रार ऑफिस में घुसने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें भी हुई। इम्तिहानात को लेकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा के दरमियान होने वाली बातचीत किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई है। यूनिवर्सिटी के तलबा गुज़श्ता 3 दिनों से एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। तलबा का मुतालबा है कि जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसी तरह इम्तिहानात भी ऑनलाइन कराए जाएं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 3 दिन पहले तलबा के मुतालबात पर गौर करने का वादा किया था, ताहम इंतजामिया ने तलबा के मुतालबात पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। दूसरी जानिब तलबा का कहना है कि ऑनलाइन इम्तिहानात कराने का मुतालबा जब तक पूरा नहीं होता उनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। प्रकार से पिछले कोरोना काल से लेकर अब तक जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस चली है, ये ऑनलाइन क्लासेस में लड़के जिस प्रकार से हताश और निराश हो चुके थे, क्योंकि प्रोफेसर ने खुद कहा कि बेटा मैं चला नहीं पाता हूँ, मैं उसको करता हूँ तो जो है कुकर की सीटी कहीं बजने लगती है, कहीं बच्चों की क्यारियाँ आने लगती है। और अभी जो हाल का मुद्दा है उसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि जब पढ़ाई हुई है जूम पर तो हम परीक्षा देंगे रूम पर, हमारा ये नारा था।
उसके बाद इन लोगों ने कहा हम 2 दिन का समय लेते हैं, 2 दिन के बाद हम कुछ बताएंगे आपको, लेकिन 2 दिन बीत चुका है, अभी सभी छात्र यहाँ पर आंदोलनरत है, कोई निर्णय नहीं आया है। तो हम सभी लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती है। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन से तो देखा जाए तो पूरा विश्वास खत्म हो चुका है छात्रों का, क्योंकि ज्ञापन, एक ही ज्ञापन नहीं, लगभग हजारों ज्ञापन दिया गया है हर मुद्दे को लेकर, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन यही करता है, जब दबाव पड़ता है छात्रों का, जब उनको लगता है कि नहीं अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं, तो वह छात्रों का लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, ज्ञापन लेकर आश्वासन देते हैं कि 1-2 दिन बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन आज तीसरा दिन है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि जिससे छात्र संतुष्ट हों। तो लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक इनका निर्णय, ये जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं, वापस नहीं लेते हैं, तब तक छात्र धरने पर। कर्नाटक में हिजाब पर सियासत हंगामाराई जारी है, लेकिन हकीकत यह है कि रियासत के मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु के करीब बंगारपेट में मुसलमानों के तालीमी तरक्की की झलक देखने को मिली। एक रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु के करीब वाक़ बंगारपेट में मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट के तहत तहनीती जलसा मुनक़िद हुआ। डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 60 तलबा को अवार्ड और एजाज़ से नवाजा गया। मकामी एमएलए नारायण स्वामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज में ख़ास तौर पर लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं और आला ओहदों पर फाइज हो रही हैं। माँ बाप वहाँ का पढ़े तभी मेरा बच्चा अच्छा पढ़ने का है, मेरा बच्चा ऑफिसर होने का है, वो दिल में रख के अच्छा पढ़ा रही। बच्चे भी पहले जो बैगा बच्चे बहुत बाहर नहीं भेजते थे, वो एजुकेशन कम, हाँ 15-12 साल हो गए तो शादी कर देते। आजकल वो नई सिस्टम। मैसेज यही होगा बच्चों को कि तालीम, तरबियत और महारत के इसके बारे में मैं मेरी तकरीर में भी यही बात किया था कि तालीम का होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, साथ साथ तरबियत एंड महारत, स्किल डेवलपमेंट। मुस्लिम तलबा की हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए 17 साल कबल बंगारपेट के चंद डिग्री याफ्ता नौजवानों ने मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की बुनियाद रखी थी। एक वक्त था सिर्फ 20 से 40 तलबा पूरे शहर में इनाम के लिए मुंतखब होते थे, लेकिन अब हर साल 200 से ज़ायद तलबा को ये तंजीम अवार्ड से नवाज रही है। इस साल कोरोना की वजह से सिर्फ डिग्री मुकम्मल करने वाले 60 तलबा को इनामात दिए गए हैं। बहुत खुशी हुई इस फंक्शन को देख के, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है कि हमें भी अच्छे परसेंटेज से अच्छे परसेंटेज आना है। Been facilitated with this award for the 4th time continuously. That is my 10th, my PUC. I have been facilitated in engineering, and this is the 4th time I have been facilitated for my MBA. SLC और PUC के बच्चों को हम हानर कर नहीं पाए क्योंकि उनके इम्तिहानात नहीं हुए थे, डायरेक्ट ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया था उन्हें। तो माशाल्लाह डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, एक डॉक्टर भी हैं हमारे पास इस मरतबा, MSc के बच्चे हैं, MCOM के बच्चे हैं, MB के हैं, सबको टोटल 60 बच्चों को, 60 बच्चों को इस मरतबा हानर किया हुआ है। Our main idea is to give them exposure to the outside world. After getting educated, after having their degree, the students have to come up in life. मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की खिदमात से मुतासिर होकर मकामी एमएलए ने हुकूमत की जानिब इदारे को एक साइट फराहम करने का ऐलान किया। कर्नाटक में हिजाब पर जारी सियासत अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि दीगर तबकों के साथ रियासत के मुसलमान भी तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश से मुक़द्दस सफर हज के लिए 1379 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। आंध्र प्रदेश में रियासती आज़मीन हज के लिए कोई एम्बार्केशन पॉइंट नहीं बनाया गया है। रियासत के 12 अजला के आज़मीन हैदराबाद से रवाना होंगे। जिला चित्तौड़ के आज़मीन बेंगलुरु से रवाना होंगे। खादमीन हुज्जाज के लिए दरख्वास्तें 18 फरवरी तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने वक्फ बोर्ड सदरनशी के इंतखाब के लिए एलामिया जारी किया है। रियासती वक्फ बोर्ड के CEO सलीम बादशाह के मुताबिक 28 फरवरी को विजयवाड़ा वक्फ बोर्ड दफ्तर में 11 बजे वक्फ बोर्ड के सदरनशी का इंतखाब होगा। इलेक्शन में मेंबर्स अपने चेयरमैन का इंतखाब करेंगे।
इंडियन क्रिकेट टीम अंडर 19 के वाइस कैप्टन शेख रशीद ने APCM जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के नायब कप्तान शेख रशीद का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के गुंटूर से है। वज़ीर आला शेख रशीद को मुबारकबाद पेश की और 10 लाख रुपए का चेक हवाले किया और साथ ही मकान और ग्रेजुएशन होने के बाद सब इंस्पेक्टर की मुलाजमत देने का ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सुचरिता, वज़ीर सियाहत M श्रीनिवास राव व दीगर मौजूद थे। सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर डॉक्टर औसाफ सईद को वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। डॉक्टर औसाफ सईद को वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी फॉर काउंसलर, पासपोर्ट, वीज़ा और ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई है। डॉक्टर औसाफ सईद का ताल्लुक हैदराबाद से है। डॉक्टर औसाफ सईद अपनी नई जिम्मेदारी का आइंदा माह जायज़ा लेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यमन और इराक़ के बशमूल 22 ममालिक इनके दायरे कार में शामिल रहेंगे। खलीजी ताउन कौंसिल, अरब लीग और वेस्टर्न यूनियन में वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अराज़ियात में मास्टर्स ऑफ साइंस और PhD किया है, जबकि काहिरा में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अरबी में एडवांस डिप्लोमा किया है। डॉक्टर सईद ने अपनी 30 साल सफारती खिदमात में हज के इंतजाम के अलावा सियासत, इक़्तिसादी और कौंसिलर के मुख्तलिफ शोबों को बखूबी संभाला है। डॉक्टर औसाफ सईद ने नई जिम्मेदारी पर मुसरत का इजहार किया और कहा कि इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल तक मौजूदा पासपोर्ट की जगह E-पासपोर्ट जारी हो जाएंगे। हिंदुस्तान में G22 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें औसाफ सईद का अहम रोल रहेगा। मार्च महीने में होने वाली 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात 2 महीने से ताख़ीर से लिए जाएंगे। इस दौरान तलबा को ऑफलाइन कोचिंग को यकीनी बनाया जाए। इस तरह की एक मफाद आमा की दरख्वास्त तलबा की जानिब से बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल की गई है। 12वीं जमात के तलबा का कहना है कि कोरोना वबा के सबब उनकी तालीम बुरी तरह मुतासिर रही। ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में तलबा यकसुई से तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाए। देही इलाकों में नेटवर्क के मसाइल भी रहे, इसलिए सालाना इम्तहानात को 2 माह के लिए मुलतवी करके इस दौरान तालीमी इदारों में ऑफलाइन कोचिंग को यकीनी बनाया जाए या फिर इम्तहानात भी ऑनलाइन बनाया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दरख्वास्त को सुनवाई के लिए कबूल कर लिया है। इसकी अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। अभी जो HSC का एग्जाम होने वाला है और इंस्टेड ऑफ फिजिकल वो ऑनलाइन लिया जाए और बच्चों को 2 महीने का टाइम दिया जाए, जिस वजह से वो पढ़ाई कर सके और थोड़ा कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि इन दिनों में जो भी हालात हुए हैं उससे ना ही बच्चों के जो माता पिता है वो भी कंफ्यूज है कि ये किस तरह से और क्या जो है वो एग्ज़ाम दे पाएंगे ठीक से, क्योंकि डे टू डे के जो न्यूज़ आते हैं उससे आज होगा, कल ऑफलाइन होगा या फिर कैंसिल होगा। इसकी वजह से इनमें मतलब बहुत ऐसा मिसगाइड हुए हैं। ये पढ़ाई भी प्रॉपर कर चुके नहीं है और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है कि जिन्होंने लेक्चर ही ऑनलाइन नहीं लिए, तो उनको यूट्यूब के लिंक भेज दिए। अगर सर यूट्यूब से अगर पढ़ाई होती थी तो हम स्कूल क्यों जाते, हम कॉलेजेस क्यों जाते, हम कोचिंग क्लास क्यों लगाते। और जो ग्रामीण भाग में जो है वहाँ पे तो कोचिंग क्लास भी नहीं है। सिटी के बच्चे तो भी एक बार ट्यूशन में जाते, कॉलेजेस में जाते, वहाँ पे उनकी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन ग्रामीण भाग के विद्यार्थियों को कॉलेज के सिवा ऑप्शन ही नहीं होता है। पिटीशन बना के अभी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद में एक पिटीशन फाइल किए वाला है। उसकी जो हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग आने वाले मंगलवार को 22 तारीख को होने वाली है। जो हियरिंग है वो डबल बेंच के सामने होने वाली है और इसके अंदर हमें विद्यार्थियों के साथ में उनके माता पिताओं का भी सहयोग अच्छी तरह मिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।